हमने हिमालय के जो ऊर्ध्वाधर विभाजन था उसको देखा, और हिमालय के ऊर्ध्वाधर विभाजन में हमने बृहद हिमालय है ना, लघु हिमालय और शिवालिक को देखा। देखिए लघु हिमालय और मध्य हिमालय एक ही है ना, इसको अलग अलग नहीं समझना है, इसको अलग अलग नहीं समझना है, ये एक ही है। ये शिवालिक है ना। इस प्रकार से हमने हिमालय के विभाजन को देखा। बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, इसकी हाइट को भी देखा, औसत ऊंचाई देखी है ना। हालांकि ये पूर्व की ओर जो है वो संकीर्ण है और पश्चिम की ओर देखा जाए तो इसका विस्तार ज्यादा है ना। ये अगर हम देख रहे हैं, बृहद हिमालय को देख रहे हैं, लघु हिमालय को देख रहे हैं, शिवालिक को देख रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ घाटी आती है ना। ये वाला क्षेत्र जो है वो पूरा घाटी वाला आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पूरा घाटी वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा, इनके बीच में है। मतलब इस प्रकार से बने। अगर ये शिवालिक है अपना, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, तो ये वाला जोन एक आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो ये जो जोन है ना, अगर मैं ये मध्य हिमालय की अगर मैं बात करूं तो मध्य हिमालय की भी ढलानों पर, ये अगर हम ढलान देख रहे हैं तो ये याद रखना है, ये कर्क रेखा से काफी दूर है। तो कर्क रेखा से अगर दूर है तो यहाँ पर शीतलता होगी है ना, बर्फीला क्षेत्र होगा, शीत लहरें भी चलेगी। हम हिमालय के महत्व को देखेंगे, राजनीतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, इन सारी चीजों को देखेंगे है ना, आर्थिक महत्व क्या है उसका, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो ये जो ढलाने हैं मध्य हिमालय के, लघु हिमालय की जो उत्तरी ढलान है, उन ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके? जो लघु हिमालय है, उन लघु हिमालय के उत्तरी ढलान पर अगर हम ऐसा अगर देख रहे हैं तो ये वाला दक्षिणी ढलान आएगा और ये वाला उत्तरी ढलान आएगा। हाँ, अगर हिमालय ऐसा बना रहता है तो ये पश्चिमी ढलान और ये पूर्वी ढलान है, लेकिन हिमालय ऐसा क्षैतिज रूप में ऐसा फैला हुआ है ना, तो उधर वाला ढलान क्या होगा? उत्तरी ढलान है, इधर वाला ढलान क्या होगा? दक्षिणी ढलान। तो उत्तरी ढलान पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में अगर चले जाए तो वहां पर याद रखना, कश्मीर के क्षेत्र में इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान है? हाँ, भारत में शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। दोनों ही घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगर हम शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान को याद रखना है, कश्मीर में याद रखना है, मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलमर्ग वाला क्षेत्र है, सोनमर्ग वाला क्षेत्र है ना, तो ये मर्ग वाले जो घास के क्षेत्र है। दूसरा, अगर हम कुमाऊं क्षेत्र में चले जाए, अगर हम कुमाऊं रीजन में चले जाए तो यहाँ पर या तो उसे बुग्याल के नाम से जाना जाता है या तो इसे प्यार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल या प्यार। तो ये दोनों ही हमारे पास याद रखना है, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भारत में देखें तो ये दक्षिण में आएगा फिर तो, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो वहां पर नीलगिरी वगैरह के जो क्षेत्र है ना, मेलागिरी का क्षेत्र है, नीलगिरी का क्षेत्र है, अनामलाई का क्षेत्र है, तो इनकी ढलानों पर जो वन पाए जाते हैं उन वनों को कहा जाता है शोला। हालांकि यहाँ पर कुछ घास भी पाए जाते हैं तो उसे हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कह सकते हैं। तो शोला जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में है, जो उष्ण कटिबंधीय है, और शीतोष्ण अगर हम देखें तो ये हिमालयी रीजन में पाए जाते हैं, याद रखना है ना। तो कश्मीर के क्षेत्र में याद रखना, इसे मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में इसे या तो बुग्याल के नाम से जाना जाता है या तो फिर प्यार के नाम से जाना जाता है ना। ये तथ्यात्मक चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, है ना, एक थोड़ी सी छोटी सी चीज में एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। देखिए भूकंप क्या होता है ना। सामान्य तौर पर मैंने भूकंप की चर्चा हम आगे भी करेंगे डिटेल में किस प्रकार से आता है, लेकिन भूकंप में एक लाइन याद रखना है, भूकंप के आने का एकमात्र कारण क्या होता है? चट्टान का टूटना। क्या है? चट्टान का टूटना। तो जब तक चट्टानें टूटेगी नहीं तब तक भूकंप आएगा नहीं, है ना। अब चट्टानें किन कारणों से टूट सकती है? तो भिन्न भिन्न कारण है ना।
प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। जैसे जंगल की हम कटाई कर रहे हैं तो चट्टानें ढीली हो जाती है, ढीली होने के कारण जो है वो टूट सकती है, वो चट्टानें टूटेगी तो वहां पर भूकंप आएगा। डैम कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। तो डैम अगर बना रहे हैं तो नदियों के अवसाद जो आ रहे हैं वहां पर एकत्र हो रहे हैं, वो चट्टान की क्रांतिक सीमा का उल्लंघन करेंगे। कौन सी क्रांतिक सीमा? उसके सहने की, बने रहने की क्रांतिक सीमा का यदि उल्लंघन होता है तो फिर वो टूटेगी, है ना। तो जब चट्टान टूटेगी तो फिर बांध के कारण भी आपके भूकंप आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेट विवर्तनिकी में चाहे चट्टान प्लेट एक दूसरे से दूर जाए तो भी चट्टान तोड़ेगी, या प्लेट एक दूसरे से टकराए तो भी चट्टान तोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। तो इस प्रकार से यदि देख लिया जाए तो वहां पर याद रखना है भूकंप आ सकते हैं। तो दुनिया के अधिकांश भूकंप जो है 95% भूकंप यदि हम बात करें, या 90% भूकंप की अगर हम बात करें तो वो विवर्तनिक कारणों से आते हैं। किस कारण से आते हैं? या तो अभिसरण के कारण आएंगे या तो फिर अपसरण के कारण आएंगे। तो जो अपसरण के कारण आते हैं वो ज्यादा गहन केंद्र वाले नहीं होते, वो छिछले भूकंप होते हैं, है ना। रिक्टर स्केल पे 2, 3, 4 के पास आते रहते हैं। लेकिन जो अभिसरण होता है तो अभिसरण के क्षेत्र में जो है जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो टकराने के कारण यहाँ पर गहन केंद्र वाले जो है भूकंप आ सकते हैं, यानी कि उनकी स्पीड 6-7 रिक्टर स्केल पर हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9.2 भी गया है, 9.8 भी गया है। चिलियन भूकंप जो है दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप जो आया था 1992 के आसपास, वो चिलियन भूकंप आया था, है ना। तो रिक्टर स्केल पे इसका जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये याद रखना है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो हिमालयी क्षेत्र जो बन रहा है हमारा, जो हिमालय आज भी बन रहा है, नवीन वलित पर्वत है ना। तो जो बन रहा है वो किस कारण से बन रहा है? मैंने कल आपको एक लाइन लिखवाई थी, कौन से कारणों से बन रहा है? अभिसरण से बन रहा है। किस प्रकार का अभिसरण है? महाद्वीपीय अभिसरण है। तो दुनिया के जो खतरनाक भूकंप आते हैं वो अभिसरण के क्षेत्र में आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा अभिसरण वाला ही है ना, और ये जो अभिसरण वाला क्षेत्र है तो ये हमारे यहाँ पे डेंजर भूकंपीय जोन में आएगा, आएगा नहीं आएगा? खतरनाक भूकंप क्षेत्र में आता है, आता ही नहीं आता, यानी कि सक्रिय क्षेत्र है भूकंप का। आपने सुना होगा कि हर साल कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा नेपाल में भूकंप आया, उत्तराखंड में आया, है ना, दिल्ली दहल गई भूकंप से, अफगानिस्तान दहल गया, पाकिस्तान दहल गया, आता ही नहीं आता? आता है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, लोग वीडियो दिखा रहे थे, पंखे वगैरह हिल रहे हैं, दिखा रहे थे। तो क्यों? क्योंकि ये अभिसरण क्षेत्र में है। कहां पर है? अभिसरण क्षेत्र में है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं उन अक्षों की जिन अक्षों के सहारे इन हिमालय का परिवलन हुआ है, वलन हुआ है, जिसके कारण आज हमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक दिखाई देते हैं। तो मुख्य भ्रंश जिसे क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। तो वे भ्रंश जहां पर बृहद हिमालय खड़ा है, वह भ्रंश जिसके एक साइड पे शिवालिक खड़ा है, एक साइड पे लघु हिमालय खड़ा है, तो उन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे, है ना। तो आपको 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ना, 5-6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम 3 मुख्य भ्रंश ले रहे हैं, है ना। इसे कहा जाता है हिमालयी भ्रंश। क्या कहा जाता है? हिमालयी भ्रंश। तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेन हिमालयन फॉल्ट, है ना, मुख्य हिमालय भ्रंश। क्या कहा जाता है? मुख्य हिमालय भ्रंश। तो मुख्य हिमालय भ्रंश याद रखना, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हम 3 मुख्य भ्रंशों की चर्चा करते हैं। कितने? 3 मुख्य भ्रंशों की चर्चा करते हैं। वो पहला है MCT, दूसरा है MBF या MBT भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि MBT नहीं कहेंगे, आपको MBT याद रहता है तो MBT देखिए, भ्रंश ही है, थ्रस्टी है ना। और तीसरा है, या तो इसे HFT भी कहा जाता है या HFF भी कहा जाता है, आपका जैसा पर्वतपदीय क्षेत्र या पर्वतपदीय भ्रंश के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। अगर आपको याद करना है तो TTT से ही याद कर लो, है ना, आसानी रहेगी। दूसरा मेन
बाउंड्री थ्रस्ट, और तीसरा है हिमालयन फ्रंटल फॉन्ट या थ्रस्ट, है ना, पर्वतपदी क्षेत्र। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश, हिंदी में क्या लिखते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, और इसे पर्वतपदीय क्षेत्र। अब देखो ये कैसे बना होगा। देखिए ये वाली इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है ना, इधर देख लीजिए, है ना। हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला धक्का इधर से लग रहा है ना, तो ये वाला धक्का अगर इधर से लग रहा है तो याद रखना है कि जिस स्थान पर यह चट्टान टूटी होगी वहीं पर भ्रंश उत्पन्न हुआ होगा, वहीं पर फॉल्ट बना होगा, और उसी फॉल्ट के सहारे वहां पर वलन हुआ होगा, और इस प्रकार से हिमालय बना होगा ना। अगर हम धक्का इधर से दे रहे हैं तो ये फॉल्ट भी इधर के साइड ही आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो जिस अक्ष के सहारे वृहद हिमालय का उत्थान हुआ है उस अक्ष को हम क्या कहेंगे, एमसीटी कहेंगे, है ना। मैं यदि यहां पर बनाऊं इस प्रकार से, ये वृहद हिमालय बनाऊं, महान हिमालय बनाऊं, है ना, ये मैं बनाऊं यदि यहां पर शिवालिक अपना मध्य हिमालय, है ना, और यहां पर मैं अगर बनाऊं शिवालिक, है ना, तो ये जो भाग है ना, ये वाला जो रीजन है, इसी अक्ष के सहारे याद रखना है इसका उत्थान हुआ होगा, वलन हुआ होगा, और अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसी अक्ष को मैंने क्या नाम दे दिया, एमसीटी, है ना। तो जिस अक्ष के सहारे वृहद हिमालय का उत्थान हुआ है वो क्या है, एमसीटी है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अभी और खासियत आएगी, टेंशन मत लीजिए, है ना। उसी प्रकार से जिस अक्ष के सहारे लघु हिमालय का उत्थान हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, एमवीएफ कहेंगे, और जिस अक्ष के सहारे शिवालिक का उत्थान हुआ होगा उस अक्ष को हम क्या कहेंगे, एचएफएफ कहेंगे, है ना। तो सिंपल से एक एक लाइन में आपकी परिभाषा आ जाएगी, है ना। जिस भ्रंश या जिस अक्ष के सहारे बृहद हिमालय का उत्थान हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, एमसीटी कहेंगे। जिस अक्ष के सहारे, है ना, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का उत्थान हो रहा है उस अक्ष को हम क्या कहेंगे, एमबीएफ कहेंगे। और जिस अक्ष के सहारे शिवालिक का उत्थान माना जाता है या जिस भ्रंश के सहारे शिवालिक का उत्थान हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं या फॉल्ट के नाम से, फॉन्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर चट्टानें टूट रही है ना, टूट रही है नहीं टूट रही है, तभी तो वजन हो रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा। और अगर चट्टानें वहां पर टूट रही होगी तो सिस्मिक वेव यहां पर याद रखना है, जो भूकंपी तरंग है वो भूकंपी तरंग यहाँ की धरती को हिलाएगी नहीं हिलाएगी, हिलाएगी। और अगर हिलाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया वहां पर भूकंप का आना तय है। तो चाहे ये जोन हो, ये जोन हो या ये जोन हो, यही नीचे है तो सबसे पहले दहलेंगे भी वही, क्योंकि इसी स्थान पर सिस्मिक वेव सबसे पहले आकर मिलेगी, है ना। चाहे पी हो या एस हो, जहां पर टूट रही है वहां से पी और एस जिस स्थान पर पहले आकर मिलती है वहीं पर सरफेस वेव जनरेट होगी, और वहां पर सरफेस वेव जनरेट होगी तो वो क्षैतिज रूप में प्रवाहित होगी, तो क्षैतिज रूप में वह धरती को हिलाती हुई जाएगी। तो ये घाटी वाला जो क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र सबसे ज्यादा भूकंपी प्रभावित जोन होते हैं। तो ये चाहे एमसीटी हो, चाहे एमडीएफ हो या चाहे एचएफएफ हो, ये तीनों ही क्षेत्र भूकंप प्रभावित होते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? 2 लाइन हो गई लिखने के लिए, पक्का? क्या? जिस अक्ष के सहारे फलाना का उत्थान हुआ, जिस अक्ष के सहारे लिम्का का उत्थान हुआ और जिस अक्ष के सहारे ढिमका का उत्थान हुआ, हम उसे, है ना, डैश कहते हैं। और ये तीनों ही क्षेत्र क्या है, भूकंपी प्रभावित है। और याद रखना है कि यदि इस अक्ष की बात करूं तो ये वाला अक्ष बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है ना, तो ये वाला जोन किसके बीच में होगा, एमसीटी। एमसीटी मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की भ्रंश है। और यदि हम इसकी बात करें एमबीएफ, तो ये किसके बीच की बात है, किसके बीच का भ्रंश है ये, एमबीटी, शिवालिक और लघु हिमालय। अगर मैं इसकी बात करूं एचएफएफ की या एचएफटी की अगर मैं बात करूं तो किसके बीच में है, शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में, क्योंकि इसके नीचे मैग्नेटिक प्लेन है ना, ये प्लेन है या नहीं है,
तो गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में जो भ्रंश बना हुआ है, उस भ्रंश को हम किस नाम से जानते हैं? HFF के नाम से जानते हैं, HFT के नाम से हम उसे जानते हैं, है ना। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में अगर कोई बना है तो उसे MBF, और जो भ्रंश जो है वो इन दोनों के बीच में है उसे हम क्या कहेंगे? MCT के नाम से जानते हैं ना। तो ये 3-4 पॉइंट याद रख लेना है ना। लिख लिए एक एक लाइन में, पक्का? आगे बढ़े, ये हो गए। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय को। किसे देख ले? ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीजें हम देख ले कि क्या है, फिर उसके बाद हम क्षैतिज विभाजन देख लेंगे। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर यहां पर ये पामीर की नॉट है, पामीर की गांठ है। मैंने कहा था कि ये दुनिया के बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है। भूगर्भ शास्त्री अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार से हलचल हो रही है, किस प्रकार से एक ही क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों में ये जो पर्वत श्रेणियां गई है ना, अराकान योमा, अराकान बोल रहा हूं मैं, काराकोरम हो गई, कुनलुन शान हो गया, तिएन शान हो गया, हिंदकुश हो गया, ये सारी श्रृंखलाएं कैसे जा रही है एक ही क्षेत्र से, है ना। तो ये एक रहस्य बना हुआ है भूगर्भ शास्त्रियों के लिए, तो फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि ये जो पामीर की गांठ है ना, ये पामीर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से चारों ही दिशाओं में याद रखना है पर्वत श्रेणियां गई हुई है ना। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ हिंदकुश है, यहाँ से सुलेमान गई है, यहाँ पर से काराकोरम गई है ना, फिर यहाँ पर से कुनलुन शान वगैरह गई हुई है। तो ये जो श्रेणियां हैं, इनमें से ये जो एक श्रेणी है ना, ये पामीर की गांठ से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश की गई है। मैं ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूं, जिसे पार हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय याद रखना है, हिंदी में इसे पार हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार हिमालय कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति याद रखना है, उत्पत्ति कहां से हुई है? पामीर की गांठ से हुई है, पामीर की गांठ यहां से हुई है। और ये हिमालय की पूर्ववर्ती श्रेणी है, यानी कि हिमालय से भी प्राचीन इसके अवसाद है, यानी कि इसका निर्माण हिमालय के उत्थान से पूर्व ही हो चुका है। आई बात समझ में? तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इसकी उत्पत्ति जो हिमालय की पूर्ववर्ती श्रेणी है, हिमालय की पूर्ववर्ती श्रेणी है। वाह, हिमालय की पूर्ववर्ती। वो कभी कभार हम चौक से लिखते थे ना, तो चौक में कभी कभार साइड में गुलाबी कलर का लग जाता था, तो वो भी ऐसे ही करता था। ये भी ऐसे ही है, हिमालय की पूर्ववर्ती श्रेणी है ना। अब उत्पत्ति है, याद रखना है। तो भारत में यह किस नाम से प्रवेश कर रही है? भारत में यह लद्दाख के क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? भारत में जो प्रवेश हो रहा है इसका, वो भारत में प्रवेश कैसे हो रहा है? भारत में प्रवेश कहां पर हो रहा है? लद्दाख में। किस नाम से हो रहा है? काराकोरम के नाम से हो रहा है ना। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा एक, वहां पर यह काराकोरम के नाम से जो है ये प्रवेश कर रही है। और बाद में जो है लेह के पास जो है, लेह के पास जो है यह दो श्रेणियों में विभक्त हो जाती है ना। एक बनती है लद्दाख, तो दूसरी बनती है जास्कर। जो ऊपरी भाग है वो लद्दाख वाला क्षेत्र है, और जो निचला भाग है जास्कर, वह है जो निचला भाग है उसे हम जास्कर के नाम से जानते हैं। अब याद रखना है, आगे चलकर यही श्रेणी जब तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैलाश। तो ये जो कैलाश रेंज है ना, ये कैलाश रेंज मुख्यतः कहां पर है? तिब्बत में है। इसीलिए ये जो ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय को याद रखना है, वहां पर तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश वाला जो पार्ट है ना, तो तिब्बत में यह किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में यह तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है ना। ट्रांस हिमालय को ही वहां पर तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। बहुत सारे ग्लेशियर से युक्त है। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो याद रखना है
इसकी ढलान काफी तीव्र है। राकापोशी वगैरह ये जो श्रेणियां आपको दिखेगी तो इनकी ढलानें जो है काफी तीव्र है। हिमालय जैसी थोड़ी सी स्लोप वाली नहीं है, ज्यादा स्लोप है। बहुत ज्यादा स्लोप होने के कारण इस पर चढ़ाई आसानी से नहीं हो पाते। अगर आप कैलाश की बात करें तो कैलाश में आपका चढ़ना जो है वो इतना सरल नहीं है जितना माउंट एवरेस्ट है। आई बात समझ में? तो ये वाला क्षेत्र जो है वो ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है, प्लस अगर हम बात करें तो हिमालय के उस क्षेत्र में है जहां पर शीत हवाएं भी यहां पर आती है। तो ये वाला रीजन जो है ना, कौन सा, ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये सालों भर हिमाच्छादित रहता है, सालों भर हिमाच्छादित रहता है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे शीत वाला जो स्थान है, शीतल स्थान जो है जम्मू कश्मीर बोल रहा हूं मैं, लद्दाख का जो द्रास क्षेत्र है, कारगिल के पास वाला जो क्षेत्र है, वो द्रास रीजन भी इसी में आता है ना, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो लद्दाख में है, कारगिल के पास द्रास वाला जो क्षेत्र है वो भी काराकोरम रेंज में ही है। कहां पर है? काराकोरम रेंज में। तो ये ध्यान में रखना है ना। तो ये सालों भर हिमाच्छादित रहता है। क्या रहता है? सालों भर हिमाच्छादित रहता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी होंगे, फिर तो ग्लेशियर्स होंगे नहीं होंगे। खास करके जो माउंट कैलासा है ना, ये वाला, यहाँ पर भी ग्लेशियर है। काराकोरम और ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच में काराकोरम रेंज पर याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है। क्या मौजूद है? सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है ना। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई युद्ध स्थल बना है ना। बैटलफील्ड अगर हम देखें तो सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये वाला क्षेत्र है ना। कौन सा? हाँ, सियाचिन वाला। अक्साई चिन्ह मत कर देना, सियाचिन ग्लेशियर करना है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो ये जो ट्रांस हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र से याद रखना है ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियां जो है वो प्रवाहित होती है, उद्गमित होती है। और अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कैलाश मानसरोवर के निकट ही याद रखना है, यहाँ पर झील है, उसी नाम से मानसरोवर है ना के नाम से यहाँ पर झील है। तो इस झील से याद रखना है, जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो वह लद्दाख के रीजन में, इसी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए जाती है ना। प्री में भी क्वेश्चन आता है कि इन दो श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो लद्दाख और जास्कर, ये जो दो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के मध्य से यह सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है ना। फिर आगे जा रही है और पाकिस्तान में फिर प्रवेश कर रही है। इस प्रकार से एटलस लाए हो? कितने लोग लाए? ओपन करो। जम्मू कश्मीर के बड़े मैप को देखो, मतलब जिसमें जम्मू कश्मीर को जूम करके बताया गया है। एटलस तो ओपन कर लेना थी इतने में, तो आपने हाईलाइट करने के लिए। एटलस बहुत कुछ सिखाती है। देखा, लद्दाख देखा, जास्कर देखा, जास्कर श्रेणी देखी, सिंधु नदी देखी, पक्का जा रही है ऊपर से, गिलगित वाले बाल्टिस्तान वाले रीजन से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। अब लगे हाथ पीर पांजाल को भी देख लो। अब इतना आए ही है, धौलाधर को भी देख लो, दिख गई, पीर पांजाल भी दिख गई, धौलाधर भी दिख गई, मसूरी को भी देख लो। जहां मसूरी है ना, उसी के आसपास में आपको बता रहा हूं, अभी उत्तराखंड में देखो मसूरी है ना। अब वही के आसपास देखो नंदा देवी मिल जाएगा, ध्यान से देखो, हाईलाइट कर लो। नंदा कोट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का। ऊपर अगर आप जाओगे है ना तिब्बत की सीमा के आसपास, तो कामेट भी मिलेगा आपको। कामेट दिखाया था मैंने कल, दिखाया था ना, ये देख लो। त्रिशूल भी मिल जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ भी मिल जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट ब्लूइश करके रंग दिया है ना आपको। हाँ, तो ये क्या है? ये हिमाच्छादित क्षेत्र है। क्या है? हिमाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, ट्रांस हिमालय याद रहेगा, पक्का। अब देखिए, ट्रांस हिमालय यहां पर है ना, और मैं यहां से अगर मानूं कि भाई ये यहां से अगर इस रीजन से मानूं कि मैं बृहद हिमालय की शुरुआत कर रहा हूं,
तो जिस प्रकार से याद रखना है, एमसीटी जो है, ये एमसीटी लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में था। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई एक भ्रंश ऐसा होगा जिसके सहारे हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पृथक हो रहा है ना। तो उसे कहा जाता है सचर क्षेत्र या सचर जोन के नाम से जाना जाता है। तो सचर जो जोन है ना, उस जोन के द्वारा याद रखना है, उस जोन के द्वारा याद रखना है, हम ट्रांस हिमालय से हिमालय को पृथक करते हैं, सचर जोन। ठीक है, सचर जोन है ना। तो हिंदी में लिख सकते हो आप सचर क्षेत्र या सचर जोन के नाम से आप लिख सकते हो। तो सचर जोन से जो है वो ट्रांस हिमालय हिमालय से पृथक हो रहा है। हालांकि ये सचर जोन याद रखना काफी संकीर्ण है, पता ही नहीं चलता है कि कब हम ट्रांस हिमालय में प्रवेश कर गए। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में ही याद रखना है भारत का सबसे ठंडा स्थान है, मैंने आपको बता दिया है। ट्रांस हिमालय का जो भ्रंशीय क्षेत्र है ना, जहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं, जो सचर जोन है, ये जो सचर जोन है ना, यहां पर याद रखना है जो कारगिल वाला जो रीजन है, उस कारगिल वाले रीजन में याद रखना है भारत का एकमात्र वह क्षेत्र है जहां पर उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है, जिसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं। अन्यथा भारत में अधिकांशतः आपको बिटुमिनस और है ना लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो इसी क्षेत्र में ही याद रखना, कारगिल के क्षेत्र में है। लेकिन जटिल परिस्थितियों के कारण हम उसका उत्खनन नहीं कर सकते, हम उसका उपयोग नहीं करते। तो इतने सी चीज के लिए क्या हम, है ना, समझ आ रहा है ना, अपने पास सीधी सिंगरौली है, शहडोल है अपने पास। एशिया की दूसरी मोटी परत अपनी यही है, कितनी है, 136 मीटर मोटी है ना। तो उस पर भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे। तो सचर जोन से पृथक है ना। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो यहीं पर है, जिसे हम कहते हैं काराकोरम दर्रा, है ना। तो यह चीन जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, यहां से चीन जाने का रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गए और चले गए, है ना। हाँ, हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, सियाचिन है ना पास में, तो आसानी से तो जाएंगे नहीं, है ना। यहाँ लद्दाख में चलते चलते तो सांस फूल जाती है ना। अपने जैसे लोग गए हो कभी लद्दाख? हाँ, ऑक्सीजन लेवल आपका शरीर का अच्छा हो तो ही जाना, है ना। मैंने तो पता चले बुलेट चलाना है रेगिस्तान में, झील के किनारे, है ना। कौन सा गाना है वो, इसमें तो भी है ना यार, ये वाला एक्टर है, क्या नाम है उसका, चार, हाँ वही तो है ना, जब तक ये जान, ऐसे कुछ सीन है ना, उसमें बुलेट लेके जाते हैं। और कई अपने फ्रेंड भी होंगे जो लद्दाख जाते हैं तो बुलेट दिखाते हैं, अच्छा सा बिल्कुल DSLR से, है ना, कैमरे में फोटो खींच के दिखाते नहीं दिखाते। कभी इच्छा होती है कि हम भी जाए, इच्छा होती है, रस ही नहीं जीवन में, कहां से इच्छा होगी, रस होना चाहिए ना, है? जीवन में प्रेम रस भी होना चाहिए। मतलब प्रेम का तात्पर्य वहां नहीं जाना है ना, प्रकृति से प्रेम की बात कर रहे हैं हम, और कहीं पे मत चला जाना। अब अगर आप सामने वाले को प्रकृति मान रहे हो तो फिर बात अलग है ना। हम दूसरी प्रकृति की बात कर रहे हैं, है ना, जो प्रकृति ने ही बनाई हुई है प्रकृति। ठीक है, चलो इधर आते तो कहां पर थे हम, भूल गए। वो सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा दर्रा यहाँ पर है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी काराकोरम नहीं है, K2 8611 किलोमीटर है, मीटर किलोमीटर मत कर देना, 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर है। सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी भी यहीं पर है, राकापोशी, काराकोरम नहीं है। चलिए, इतनी चीजें याद हुई तथ्यात्मक, पक्का। तो ये जो 4 श्रेणियां है ना छोटी छोटी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश,
ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। समझ में आ गया ना, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब आगे की ओर बढ़ने के क्रम में हम हिमालय का, है ना, प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं, क्षेत्रीय विभाजन को देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय विभाजन कैसे होगा? देखो, ये नदी गर्तों के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? नदी गर्तों के आधार पर। हाँ, एटलस देखना है, ठीक है ना। यहां पर भी देखने को मिल जाएगा वैसे तो। ऐसी नहीं जा रही। ठीक है, ये भी ऐसी नहीं जा रही है, मैंने तो बस बनाने के लिए पता चला, तो ये इसमें मिल जाएगी। ठीक है, मिला ही देता हूँ ना, ज्यादा कहाँ टेंशन ले रहे हो, लो, है ना। आगे ये भी मिलेगी, है ना, नहीं तो समझ रहे हो सर आपने गलत बना, अभी पद्मा भी आएगी, है ना। तो वो डायग्राम में नहीं जा रहे, अभी फिलहाल हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? प्रादेशिक विभाजन। तो अगर हम प्रादेशिक विभाजन में जाए तो प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर है? नदी गर्तों के आधार पर। नदी गर्तों के आधार पर है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा अगर हम बात करें तो कुमाऊं हिमालय, है ना। तीसरा अगर हम बात करें तो नेपाल, और चौथा अगर हम बात करें तो असम हिमालय। समझिए, तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? तो नदी गर्त देख लेना, दो नदी गर्तों के बीच में जो हिमालय मौजूद होगा उसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। अब दो नदियां कौन सी है? तो पहली है यह वाली सिंधु, और ये है सतलुज। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय मौजूद होगा हम उसे क्या कहेंगे? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, है ना। तो किसे कहेंगे? सिंधु से सतलज के मध्य हिमालय। अब सिंधु से सतलज के मध्य अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? देखिए, काराकोरम भी आएगा, है ना, लद्दाख वाला क्षेत्र आएगा, जास्कर वाला क्षेत्र आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। पीर पांजाल वाला क्षेत्र आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? नाग टिब्बा वाला क्षेत्र आएगा ही नहीं आएगा? नाग टिब्बा श्रेणी कल मैंने बताई थी ना, कहाँ बताई थी? याद करो जरा, नाग टिब्बा कहाँ बताई थी? तिब्बत में बताई थी। वाह, देखो कल की नोट्स, उत्तराखंड बताई थी मैंने। नाग टिब्बा श्रेणी पर ही नाग टिब्बा चोटी है। कहाँ लिखवाई थी मैंने? ध्यान नहीं है आपका, पढ़ते नहीं हो घर जाके, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना। हिमाचल प्रदेश बताया था ना, नाग टिब्बा, है ना, तो यहीं पर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहीं पर आएगा, ध्यान देना है। अगर आप सतलुज नदी को देख रहे हो, ध्यान से देखना है सतलुज नदी। एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं, अगर आप सतलुज नदी को देख रहे हो तो मानसरोवर के नीचे एक और झील मौजूद है, वही तिब्बत के क्षेत्र में राकसताल करके। तो राकसताल भारत में नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ये ना तिब्बत के क्षेत्र में है। तो इसी राकसताल क्षेत्र से याद रखना है, एक नदी है जिसे हम कहते हैं सतलज। जो ये सतलज नदी है ना,
वो उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करती है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं तो कई लोग जो है राकसताल के नाम से, हाँ भाई सतलज नदी है उत्तराखंड में, ताल ताल वाले सब करवा दे, भीमताल, नैनीताल, है ना। तो वो भारत में प्रवेश नहीं, भारत में प्रवेश कर रही है लेकिन उत्तराखंड में ना करके, याद रखना हिमाचल प्रदेश में जहां पर शिपकीला दर्रा मौजूद है, तो शिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। हालांकि आपको अगर दर्रा पूछ लिया जाए तो दर्रा भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में ही आपको दिख रहा है, उत्तराखंड के ठीक ऊपर से प्रवेश कर रही है। देखो पॉलिटिकल में दिख रहा है, उत्तराखंड के ठीक ऊपर हिमाचल प्रदेश है ना, वहां से सतलज नदी प्रवेश कर रही है। तो नाग टिब्बा यहीं पर आएगी, इसके बीच में हिमालय बोला है ना, तो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो प्रमुख श्रेणियां इस क्षेत्र की कौन कौन सी होगी जो मैंने बता दी आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर का कुछ क्षेत्र याद रखना है ना, तो ये इस क्षेत्र में आएगी। तो कश्मीर घाटी भी यहीं पर आना है, पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र है ये। तो सियाचिन ग्लेशियर भी आना है यहाँ पर, है या नहीं है? इस क्षेत्र से झेलम नदी प्रवाहित होती है, होगी नहीं होगी? पक्का? और पंच नदियां भी लिख दो ना, कौन सी? चिनाब, रावी, व्यास, ये प्रमुख नदियां जो है वो इसी क्षेत्र से, इसी हिमालय से प्रवाहित हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। ये ध्यान में रखना है, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन आपको एक बार इस हिमालय में बता दें, है ना। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 560 किलोमीटर में विस्तृत है। कितना? 560। ठीक है, तो सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा मौजूद है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो सतलज से काली, अगर आपको काली नदी नहीं दिख रही है तो जो उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला जो जूम करके जो आपको दिया हुआ है ना अगले पेज पे, है ना, हाँ, वहां पर बिल्कुल नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण कर रही है ये काली नदी। देखो वहां पे मिल जाएगा काली नदी, भारत और नेपाल की सीमा का, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा का निर्धारण कर रही है काली नदी। ये भी ध्यान में रखना है आपको, प्री में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो ये काली नदी है। ठीक है, तो सतलज से काली के बीच में आपको ऐसा नहीं लग रहा पूरा उत्तराखंड कवर हो रहा है? हो रहा है। माता जम्मू कश्मीर वाला पेज देखो, दिख गए? तो नेपाल और उत्तराखंड कहां पे टच हो रहा है? मिल गई? हाँ, ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगी, है ना, ये काली नदी मिल जाएगी। तो इसके बीच में पूरा की पूरा उत्तराखंड कवर हो रहा है। तो इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं। तो दो रीजन है, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन। अगर हम बात करें तो, है ना, उत्तराखंड में, है ना, कुमाऊनी बोली भी है, गढ़वाली भी है। तो कुमाऊं क्षेत्र के कारण इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कुमाऊं की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, तो अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको उत्तराखंड में कुछ देखने के लिए बताया था, मसूरी रेंज बताया था, पक्का। उसके आसपास बहुत सारी चोटियां है, फिर तो नंदा देवी है या नहीं है, नंदाकोट है या नहीं है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है या नहीं है। मतलब ये क्षेत्र याद रखना है एक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रचलित है। इस हिमालय की अगर हम बात करें तो कई धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ वगैरह जो है ये सारे इसी रीजन में है। आया समझ में? पक्का। और कई नदियों का उद्गम स्रोत भी है और कई बड़ी बड़ी नदियां जो है यहाँ पर मिलती है आपस में, है ना। अगर हम अलकनंदा की बात करें, भगीरथी की अगर हम बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है और ये जब मिलती है तो उनके मिलन स्थल को प्रयाग नाम से जाना जाता है। तो पंच प्रयाग यहाँ की अपनी खासियत है ना। पंच प्रयागों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रयाग है इस क्षेत्र में? रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, है ना, जिसमें से आप देव प्रयाग को ज्यादा ही सुने हुए होंगे, है ना, हरिद्वार के निकट है देव प्रयाग, है ना, ध्यान में रखना है। तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आता है। और ये जो इसका जो क्षेत्र है नंदा देवी वगैरह का जो क्षेत्र है, ये जैव विविधता में भी धनी है, जैव विविधता का भंडार भी है यह एक प्रकार से, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, है ना।
लेकिन चौड़ाई इसकी सबसे कम है। सभी ये जो 4 हिमालय में बात कर रहा है, इन चारों में सबसे कम चौड़ाई अगर किसी की है तो वह कुमाऊं हिमालय की है, 320 किलोमीटर। समझ में आ गया? देखिए ऐसे ही याद करना पड़ेगा, रट्टाबाजी नहीं चलेगी, है ना। ये ध्यान में रखना है, जो जो चीज आ रहा है वो लिखते जाइए इसकी विशेषताओं में, है ना। अगर हम नेपाल की बात करें, अच्छा नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए, काली से तो नेपाल ही शुरू हो रहा है ना। काली नदी से अगर हम पूर्व की बात करें तो नेपाल ही है, और ये तीस्ता नदी आपको दिख रही होगी, है ना। हालांकि इसी मैप में अगर ढूंढने का प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगी है ना, क्योंकि उसमें उत्तराखंड तक ही है। हम सिक्किम की बात कर रहे हैं तो जो पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है उसमें देखिए 2-3 पेज पलटाइए आगे, है ना। पूर्वोत्तर वाला भाग अगर आप देखोगे तो जो सिक्किम वाला है, जो दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है ना, वहां से निकलते हुए जो देखिए वहां से एक तीस्ता नाम लिखा होगा वहां पे। अब जरूर नहीं तीस्ता नाम वहीं पे लिखा हो, कोई आगे पीछे भी देख लेना, कोई कौन सी एटलस यूज कर रहा है, दिख गई। तो वहीं पे हम कह सकते हैं ना कि नेपाल खत्म हो रहा होगा, कंचनजंगा भी आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियां तो इसी रीजन में है, साथ में अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है या नहीं है, फिर मकालू है या नहीं है, ये सारी चोटियां यहीं पर है। तो मुझे बताइए कि हमारा ये जो हिमालय है, जो हम प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं, उस प्रादेशिक विभाजन में सबसे ऊंची हाइट किसकी होगी, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा होगा? यही होगा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो काली से तीस्ता के बीच में बसा, काली से तीस्ता के बीच में बसा यह हिमालय है ना, जो 800 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो कितनी है? 800 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा चौड़ाई भी यहीं पर है और सबसे ज्यादा ऊंचाई भी यहीं पर हमें प्राप्त होती है। संसार की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है। कौन सी? कंचनजंगा। लघु हिमालय की एक श्रेणी जो यहां पर प्रवेश कर गई है, जिसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, कल बताया था मैंने, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। और इसी महाभारत याद रखना है, और जो बृहद हिमालय है इनके बीच में काठमांडू घाटी मौजूद है, मौजूद है नहीं है? तो काठमांडू घाटी है ना। पशुपतिनाथ मंदिर है यहाँ पे शिव का। इसी क्षेत्र से कई सारी नदियां जो है वो निकलती है, याद रखना है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी निकलती है, बाढ़कारी है, प्रलयकारी है। ठीक। अगर मैं अंतिम बात करूं असम हिमालय की, तो तीस्ता से लेकर दिहांग, ये दिहांग जो है वो याद रखना है, असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नाम से कहलाती है ना। यही आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगी, है ना। इन शॉर्ट अभी याद रख लीजिएगा कि यही ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहाँ हम दिहांग नाम से अभी प्रवेश भारत में करवाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय बसा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? असम हिमालय कहते हैं। और इस असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, नामचा गढ़वा, है ना। यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, है ना, ये पहाड़ियां मौजूद है ना। और जैव विविधता में धनी है यहाँ पर, याद रखना है। इसकी कुल चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 720 किलोमीटर के रीजन में है ना। ये यहाँ पे आएगी फूलों की घाटी, है ना, चमोली फूलों की घाटी। प्री के लिहाज से याद कर लेना है ना।
अगर आप इसे काउंट करोगे तो 2400 आ जाएगा बिल्कुल, है ना। और हिमालय 2400 किलोमीटर में ही विस्तृत है ना, 2400 ही है ना, बताया था ना मैंने। तो 560 और ये 40 जो है कितने हो गए, 600, 600 और 3 900, 9 और 7 16, 16 और 8 24, ठीक है। तो 2400 किलोमीटर में यह विस्तृत है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रकार से हम प्रादेशिक विभाजन को देखते हैं। अब रही बात हिमालय का, तो हिमालय का हमारे लिए क्या महत्व है, तो हिमालय का बड़ा महत्व है या नहीं है। क्यों महत्व है, क्योंकि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें, है ना, आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, तो हर रूप में जो है याद रखना हिमालय का महत्व है। इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी यह हमें एकता का परिचय देता है, देता है नहीं देता है, देता है। अब देखो किस किस क्षेत्र में है। अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बैटलफील्ड है हमने यहीं पर देखा, हिमालय है। तो हम सियाचिन पे आज कब्जा मतलब क्या हमारा ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस पर कोई अन्य देश जो है कब्जा करने की सोच भी नहीं सकता है ना। तो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है इसका। दूसरा, यदि हम देखें तो यह प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण कर रहा है और राजनीतिक सीमा का भी निर्धारण कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा। जलवायु दृष्टिकोण से यदि देखें तो अगर हम ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मानसून याद रखना है, अगर ये हिमालय ना होता तो ये मानसूनी पवनें जो है वो तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती और भारत में वर्षा नहीं होती, और भारत में अगर वर्षा नहीं होती तो फिर सूखाग्रस्त हो जाता ना हो जाता। तो जलवायु दृष्टिकोण से देखें तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं को रोककर ये भारत में वर्षा का काम कराता है, जिस पर हमारा कृषि कार्य निर्भर है या नहीं है, महत्व है ना। दूसरा, शीतकालीन मानसून के लिए भी यह जिम्मेदार है। अगर हम बात करें कि शीतकालीन मानसून कैसे आ रहा है, मावट कैसे आ रहा है, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता, हिमालय ना होता तो जो जेट पवन, उपोष्ण जेट पवन भारत में प्रवेश कर रही है ना, यहां से इधर से आएंगी ये जेट पवन, उपोष्ण जेट पवन याद रखना है, ये अगर आती और सीधी चली जाती तो फिर याद रखना है भारत के उत्तरी क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बन पाता। ये हिमालय की हाइट है जो इस जेट पवन को दो भागों में विभाजित कर रहा है, जिसका गर्त वाला भाग भारत पर आता है, समझिए। इस जेट पवन का गर्त वाला भाग भारत पर आ रहा है और ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इस हाई प्रेशर से अब जो हमारी जो निम्न दाब की पेटी है जो विषुवतीय प्रदेश में है, कहां पर, शीतकाल में विषुवतीय प्रदेश पर चले जाएगी ना, तो इस और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और हवाएं बहना प्रारंभ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये हवाएं याद रखना है बंगाल की खाड़ी से लेकर कोरोमंडल तट या पूर्वी तट पर जो है वो बारिश करवाता है, और यही जेट पवन जो हमारे भूमध्य सागर में जो शीतोष्ण चक्रवात बन रहा है, उस चक्रवात को भारत में प्रवेश कराकर शीतकाल में मावट को उत्पन्न करता है। तो है ना जलवायु दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। अगर ये हिमालय ना होता, अगर ये हिमालय ना होता तो जो तिब्बती क्षेत्र से आ रही जो शीत लहरें हैं, उन शीत लहरों को अगर ये हिमालय नहीं रोकता तो उत्तर भारत याद रखना है ठंड के प्रकोप में या ठंड से पूरा के पूरा जम जाता। अभी इतनी ठंड होती है वहां पे, सोचो अगर ये हिमालय ना होता तो इन शीत पवनों का प्रभाव कैसे होता। आई बात समझ में। तो ये जलवायु दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से तो है ही है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो याद रखना है यहां पर कई सारे संसाधन हैं। निकेल है धात्विक संसाधन में, अगर हम बात करें तो कोबाल्ट है, लोहा है, बट हम उसका उत्खनन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र पहले ही जटिल परिस्थितियों में है ना। वो आज भी नवीन वलित पर्वत है ना, तो नवीन वलित पर्वत होने के कारण याद रखना है ये अभिसरण क्षेत्र में है और ये भूकंपीय क्षेत्र है काफी। जोन 5, जोन 4, जोन 5 और जोन 4 में ही आता है। तो ये वाला रीजन जो है, इसी कारण याद रखना है हम कभी खनन कार्य यहाँ पर नहीं करते हैं। कोयला भी है यहाँ पर, मैंने अभी बताया कारगिल वगैरह के रीजन में कोयला भी है
लेकिन साथ में याद रखना है कई नदियों का उद्गम स्रोत भी है और सदा निरा नदियों का उद्गम स्रोत है, और सदा निरा नदियों का उद्गम स्रोत है तो फिर हमारे यहाँ पे सिंचाई सुविधा उत्पन्न हो रही है, हम इतने अच्छे कृषि कार्य को याद रखना है, कर पा रहे हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ पर जो हिमालयी नदियां है उनका है। सदा नीरा होने के कारण कई सारी नहरें यहाँ पर बनाई गई है, कई सारे डैम यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। सिंचाई सुविधा है, अब सिंचाई सुविधा अगर यहाँ पर हो रही है, डैम वहां पर बनाया जा रहा है, तो कई सारे पर्यटन स्थल भी बनते हैं यहाँ पर, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। करते नहीं करते हैं? कश्मीर आप देख लीजिए, है ना, पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड आप देख लीजिए, पर्यटन स्थल है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र देख लीजिए, पर्यटन स्थल है। और ये पर्यटन याद रखना है किसी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है। तो आप सोच लीजिए कि हिमालय एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जो भारत की अर्थव्यवस्था में, है ना, उसे मदद कर रहा है अर्थव्यवस्था के विकास में, याद रखना है ना। ये नदियां भी है। साथ में याद रखना है जड़ी बूटी, जो भारतीय आयुर्वेद का स्तंभ है वो यही हिमालय है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पर है ना। तो हमारा आयुर्वेद यदि फल फूल रहा है तो इन्हीं हिमालय की जड़ी बूटियों से फल फूल रहा है। तो कितना महत्व है हिमालय का, ये मेरी बातों से भी आपको पता चल गया होगा। तो चाहे आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, है ना, हर क्षेत्र में इसका अपना महत्व है ना। तो लिख सकते हो आप, तो कल लिख के लाइए, है ना। कुछ प्रश्न है, लिख लीजिए। हिमालय का मैंने लिखवा देते कल, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन प्रश्न नहीं लिखवा, चलिए लिखिए। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताइए 11 मार्क्स में। नेक्स्ट 6 मार्क्स में लिखिए। कुमाऊं हिमालय की विशेषता लिखिए। कुमाऊं हिमालय की विशेषता। नेक्स्ट लिखिए ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी। सिक्स मार्क्स में 6 मार्क्स में और एक लिखिए, 7 मार्क्स में, सॉरी वो ध्यान में रहते, 7 मार्क्स में लिखिए, है ना। लिखिए हिमालय के मुख्य भ्रंशों के बारे में चर्चा कीजिए। चर्चा करना है मतलब थोड़ी सी विशेषताएं लिखना है आपको, है ना। तो प्रश्न के पीछे जो लिखे होते हैं ना, चर्चा वगैरह, इस पर भी जोर देना रहता है, आपको बताना है ना। जैसे हम 2 लोग चर्चा करते हैं तो वैसे चर्चा करना है। नेक्स्ट नहीं 7 मार्क्स। नेक्स्ट लिखिए लघु हिमालय की विशेषता बताइए। विशेषताएं लिखिए लघु हिमालय की। इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है, याद रखना है ना। यही मैं 3 मार्क्स में नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनेंगे,
है ना, एक एक चोटियाँ वगैरह जो है जो मैंने आपको बताई है, और बताऊंगा, आएगा भी, है ना। चोटियों वाला टॉपिक जब आएगा तब और आएगा, दर्रों वाला टॉपिक आएगा, है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। घाटियों वाला आएगा, है ना, प्रमुख घाटियाँ हिमालय में उपस्थित, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 11 में लिखिए हिमालय का महत्व, भारत के लिए हिमालय का महत्व। ठीक है, लिखने का प्रयास करना और चेक करवाना। आज के लिए इतना है।